मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आज जो मंथली एक्सपायरी का दिन है उसमें भारी उठापटक देखने को मिल रही है। वैसे हम देखते भी हैं एक्सपायरी के दिन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन आज एक बड़ी रेंज है जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि भारी उतार चढ़ाव के बीच में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो इस कारोबार की जो वॉलिटिलिटी है उसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आपके सवालों के जवाब, प्राइमरी मार्केट का एक्शन और चुन चुन के हमारा जो खास सेगमेंट है ये सब आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन जल्दी से देखते हैं कि आज किस तरह का कारोबार हुआ और आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। आप देखेंगे तो आज निफ्टी में एक बड़े दायरों में कारोबार होता है वो दिखा है। मंथली एक्सपायरी का दिन है तो भारी उठापटक भी हुई। हम खुले ऊपर थे, फिर बाद में हमने गिरावट देखी और लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी और हायर लेवल से प्रेशर भी देखा। तो चार्ट अगर आप देखेंगे निफ्टी का तो आपको हिचकोले खाता हुआ आज नजर आएगा। और मंथली एक्सपायरी के दिन वैसा होता भी और खबरें भी बहुत हैं। इंडिया EU FTA ये साइन हो चुका है, इसके कॉन्टूर्स क्या हैं, उसको लेकर कौन से स्टॉक्स ज़्यादा लाइमलाइट में हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन 24,932 से 25,185 ये एक बड़ा दायरा है, ऑलमोस्ट 200-210 अंकों के आसपास का, जिसके बीच में आज निफ्टी में कारोबार हुआ है। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 58,121 से 58,859 ये रेंज है जिसके बीच में आप देखेंगे आपको कारोबार होता हुआ दिखा है। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 700 सवा 700 अंकों की रेंज के बीच में बैंक निफ्टी आज कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको मीडिया, ऑटो और रियल्टी ये सेक्टर्स आज पिटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेटल, PSU और बाजार से जुड़ा हुआ तबका, कैपिटल मार्केट, यहाँ पे आज अच्छी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बढ़त आज अदानी ग्रुप के शेयरों में भी दिख रही है और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा इंडिया EU FTA, इसके दम पर आज एक्सपोर्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स, स्पेशली एपेक्स फ्रोजन, इनमें हम देख रहे हैं कि आज दमदार 15 से 19% तक का जो मूव है वो आज के मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इस बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपको कारोबार करना चाहिए, इस पर ज़रा बातचीत करते हैं। जो हिचकोले खाता हुआ बाजार है इसमें आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, PhD कैपिटल के फाउंडर एंड CEO प्रदीप हल्दर जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे दर्शकों को। तो सर ये 2-3 इवेंट्स हैं जिसके बीच में आज हम बाजार में देख रहे हैं इतनी उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ US के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वो कह रहे हैं कि 25% टैरिफ हम हटा सकते हैं, रास्ता खोज रहे हैं उसका, क्योंकि आपने रूस से जो तेल की खरीद है वो कम कर दी है जैसा हमने कहा था, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ इंडिया EU FTA हो चुका है और तीसरी बात है मंथली एक्सपायरी का दिन, और 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद हम खुले हैं। तो बहुत कुछ घटा है इन 3 दिन में, और इन खबरों के बीच में जो आज उठापटक है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर इसमें? डेफिनेटली संदीप जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डोनाल्ड ट्रम्प का जो अभी मल्टीपल बयान्स है एंड मल्टीपल उनके कारण जो टैरिफ लगाने के कारण इंडियन मार्केट स्पेशली जितने भी ज्वेलरी, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला जितने भी कंपनीज थे एंड IT में भी मूव नहीं आ रहा है। देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर जिसमें थोड़ा बहुत खराब हुआ है, इफेक्ट हुआ है इंडियन मार्केट में। अगस्त के बाद हमने देखा है, उसमें तो एक इफेक्ट था ही। और सेकेंडली अगर हम देखेंगे कि 25% अगर टैरिफ फिर से रिड्यूस होता है, मतलब अभी जो 50% है 25% होंगे, तो ऑब्वियसली एक बेनिफिट ही है। अब उनका भी कोई मतलब रास्ता बचा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री इंडिया को लेके पॉजिटिव है। आपने नौटंकी कर दिया, आपने डील नहीं किया, अब दुनिया भर के लोग आ रहे हैं इंडिया में डील करने में, तो आपके और कोई रास्ता बचा भी नहीं है। तो आपको तो आज नहीं तो कल ये टैरिफ हटाना ही होगा। तो 25% रिड्यूस करने में और थोड़ा इकोनॉमी को रिलीफ मिल सकता है और उसमें मार्केट को भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट। एंड सेकेंड थिंग, एक्सपायरी है आज, ऑलरेडी वॉलेटाइल हम देख ही रहे हैं। 25,090 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, 25,084 के आसपास का डे हाई लगाने के बाद अभी थोड़ा बहुत नीचे भी आया है। 24,932 का डे लो था, मुझे लगता है कि 24,930, 24,920 एक स्ट्रांगली सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है बिफोर द बजट, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने देखा 24,900 को ब्रेक नहीं किया, आज भी ऑलमोस्ट 24,900 को ब्रेक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर फिर से जो सपोर्ट निकल के आया है, ये मैं सपोर्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिग इवेंट से पहले मार्केट वॉलेटाइल रहता है और कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर रहने वाला है। मुझे लगता है कि कभी भी अगर मार्केट आपको उछाल मिलता है बजट से पहले 25,300, 25,250, एक आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, सेल ऑन राइज भी होना चाहिए। और थर्डली जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो अमेरिका जो इंडिया का डील अभी हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें दो देशों का बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, स्पेशली जो टैरिफ की वजह से हिट हुआ था इकोनॉमी में 50%। सो कहीं ना कहीं सब कुछ आप रिजल्व होते हुए दिखेंगे नेक्स्ट 5, 6, 8 मंथ्स पे। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव डील माना जा रहा है। इनफैक्ट
पीपल आर कॉल्ड द मदर ऑफ द ऑल डील्स एंड इंडिया में 150 करोड़ जनता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डील बिजनेसमैन के लिए इकोनॉमी के हिसाब से जो 2 डिकेड से नहीं हो पा रहा था, ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट काम करेगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज ऑटो कंपनीज भी थोड़ा बहुत लाइक महिंद्रा महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे कंपनीज थोड़ा बहुत दबाव में है, क्योंकि उनका जो ड्यूटी लगता था इंपोर्ट में 110% के आसपास, वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास हो रहा है। मतलब जो मार्सिडीज बेंच, उसके बाद जितने भी लग्जरी कार्स है वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत अफोर्डेबल हो जाएंगे इंडिया में। एंड अफोर्डेबल होने का मतलब है जो थोड़ा बहुत जेनजीज है, तो थोड़ा बहुत न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास लोग भी सपना देखते हैं कि मैं थोड़ा मर्सिडीज बेंच चलाऊंगा, मैं थोड़ा जो है BMW चलाऊंगा। सो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक होप बनेगा न्यू। तो कहीं ना कहीं इसीलिए थोड़ा बहुत डोमेस्टिक हमारे कंपनीज है, मारुति एंड टाटा मोटर्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, महिंद्रा महिंद्रा कंपनीज थोड़ा बहुत दबाव में है। लेकिन ये भी सेंटीमेंट टेम्पुररी होगा, क्योंकि आप देखेंगे BMW अगर एक लोग खरीदता है, उसके साथ साथ महिंद्रा महिंद्रा खरीदेंगे 10 लोग। तो ऐसे आज क्योंकि न्यूज़ आया है सडनली, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और एक चीज जो मतलब ये जो ओवरऑल डील है, ये डील ना एक दो दिन में कंप्लीट नहीं होगा, ये इसके लिए एटलीस्ट 6-8 महीना टाइम लगता है। तो वो भी आप ध्यान में रखिए। बजट है, बजट को लेके भी हमारा बहुत कुछ मांग है, पॉजिटिव एक सोच रखिए। लेकिन ये सब कुछ मार्केट में एक पॉजिटिव के तरह ही काम कर रहे हैं। और अगर हम मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया है, ये अर्निंग की वजह से आ रहा है, और ट्रम्प को अभी मार्केट इग्नोर कर रहा है, ट्रम्प को मार्केट अभी हल्के में ले रहा है। आप देखेंगे स्विट्जरलैंड पे जो इकोनॉमिक्स फोरम से जो इन्होंने बयान रखा, लोग बीच में सर उठ के चले गए हैं, मीडिया पे दिखा रहा है, ट्रोल ट्रोल हो रहा है ट्विटर में। सो कहीं ना कहीं ये यूरोप वाला जो डील अभी हो रहा है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, एंड मार्केट को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का लास्ट 4-5 दिन 7 दिन में मोमेंटम हुआ है, उतना भरोसा अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा संकेत ही है। तो इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग वेरी गुड। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो मार्केट में इतनी बड़ी रेंज में आज कारोबार हो रहा है, उसमें कौन से गेनर्स लूजर्स हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट इंडेक्स पर, चाहे वो निफ्टी की बात करें, चाहे मिड कैप की बात करें, चाहे फिर स्मॉल कैप की बात करें। तो निफ्टी गेनर्स में आप देखेंगे तो आज अदानी ग्रुप में काफ़ी अच्छा एक्शन है। अदानी एंटरप्राइजेस लीड कर रहा है 5% की गेंस के साथ। एक्सिस बैंक में नंबर्स का इंपैक्ट है पॉजिटिव साइड पर। इस लिस्ट में आपको अदानी पोर्ट्स भी नजर आएगा। शुक्रवार को भारी गिरावट के बाद अब आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है या फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्रासिम 3% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और मेटल पैक से JSW स्टील आज निफ्टी गेनर्स को लीड कर रहा है 3% की मजबूती के साथ। अगर आप निफ्टी के लूजर्स की बात करेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि आज लूजर्स में M&M 4% के आसपास की कमजोरी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में आज प्रेशर दिख रहा है। इंडिया, EU, FTA, यूरोप से अगर लग्जरी गाड़ियों का इंपोर्ट सस्ते दाम पर होगा या कम ड्यूटी पर होगा तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। कोटक बैंक में नंबर्स का इंपैक्ट है। विप्रो में 2% का कट है, एटर्नल 2% नीचे है, और मैक्स हेल्थ केयर में भी करीब करीब 2% के आसपास की आज आपको कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो रेजिलिएंट है, नेगेटिव है, लेकिन हल्की नेगेटिविटी दिख रही है। और इसमें आप देखेंगे ना तो आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़, पॉलिसी बाजार, मोतीलाल ओसवाल, डिक्सन टेक और पतंजलि फूड्स ये आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप मिड कैप लूजर्स की बात करेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि आज के सेशन में अगर कहीं कुछ गिर रहा है तो वो अच्छा, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब आज गिरावट वाले इंडेक्स में आपको दिख रहे हैं। अगर आप मिड कैप गेनर्स की बात करेंगे तो आज टॉप ऑफ द चार्ट है सोना BLW प्रिसिशन, 0.7% का अप मूव है। पिरामिड एनर्जीज 4% ऊपर है। APL अपोलो ट्यूब्स 3%, सेल में भी 3% का अप मूव है, और भारत डायनामिक्स करीब 0.3% की गिरावट दिखा रहा है। अब आइए आप स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ, जहां पे प्रेशर आज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे करूर वायसा बैंक है 10% ऊपर है। MCX में नंबर्स का इंपैक्ट है। कैम्स 3% ऊपर है। डिलीवरी और PNB हाउसिंग यहाँ पे 2.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन आज जो स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट है, जो इतना बड़ा कट देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आप गिरने वाले स्टॉक्स की बात करेंगे ना, उसमें आपको सबसे पहले एफएल दिखेगा 3.5% नीचे है, इतना ही। न्यूनल लैब्स में आपको गिरावट दिखेगी। नवीन फ्लोरिन 3% नीचे, रिलायंस पावर और पूना वाला फिनकॉप, इनमें भी
करीब 3-3% के आसपास का आज आपको कट नज़र आएगा। तो ये हो गया बाजार का पूरा अपडेट, क्यों बाजार में इतना ज़्यादा एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अब ज़रा दर्शकों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सर, इसमें अगर आप मिड कैप गेनर्स की लिस्ट में देखेंगे ना, एक रियल एस्टेट एज अ पैक है जहाँ पे हम काफ़ी गिरावट देख रहे हैं कई दिनों से। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे एक आपकी राय दे दीजिए सर, और कितना गिरावट बाकी है, और रियल एस्टेट में आप सलाह क्या दे रहे हैं अपने निवेशकों को? देखिए संदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है लगातार, एक बार ना 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे, 150 एंड 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे आया है। मैं तो बोलूंगा अभी ओवर सोल्ड एक सिचुएशन में आ चुका है। इनफैक्ट जब भी अगर बाउंस बैक मिलता है यहाँ पे, तुरंत आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर एक बार 1650 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है, 2 हफ्ता सस्टेन करता है, देन वी शुड थिंक, एटलीस्ट रिव्यू करेंगे एक बार, लेकिन अभी भी हाथ लगाना नहीं चाहिए। थोड़ा दूरी मेंटेन कीजिए। और रियल एस्टेट सेगमेंट ओवरऑल सेक्टर को लेकर अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होता है उसके बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में अभी खरीदना नहीं चाहिए। और चार्ट ओवरऑल इस पैक में वीकनेस ही है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू होगा आगे जाके भी। और ऑटो पैक में क्या किया जाए? ये जो गिरावट हो रही है आज इंडिया ईयू एफटीए की वजह से, एमएनएम हुआ, hyundai हुआ, टीएमपीवी हुआ। देखिए मुझे लगता है कि एक टेम्पोररी रिएक्शंस है, ज़्यादा घबराने जैसा कुछ बात है नहीं। और इंडिया एंड ईयू जो डील है ये बेसिकली होने में भी इट विल टेक टाइम, 6 से 8 महीना लग जाएंगे। कि और ये होने में टाइम लगेगा, और बस डील का अनाउंसमेंट आया है तो टेम्पोररी एक रिएक्शन आ रहा है, तो आपको ना, सो कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शंस है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। लेकिन मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट अभी थोड़ा खराब है, तो मैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि एक बार और थोड़ा अगर गिरावट आता है तो उसमें स्टैगर मैनर पे बाई करेंगे। लेकिन अभी करेंट जोन से बाई नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी के पास होल्डिंग है फॉर द लॉन्ग टू मीडियम टर्म, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए अगर आपके पास पोजीशन है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहिए। जहाँ तक ऑटो स्टॉक्स की बात है, सारी गिरावट खरीदारी का भी मौका है किन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स में? देखिए अभी उतना गिरावट नहीं आया। सपोज अगर मैं महिंद्रा महिंद्रा का ही बात करूं, मुझे लगता है कि महिंद्रा महिंद्रा को अभी 3400 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 4% नीचे है। और यहाँ से 6-7% होना चाहिए नीचे, तब जाके वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेंगे, तब जाके मैं बाय करने में पसंद करूंगा, अभी नहीं। ओके, ठीक है, मतलब और यहाँ से गिरावट आती है फिर यहाँ पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। जिनके पास हैं वो बने रहें, कोई ऐसी घबराने की या फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है फिलहाल। चलिए फिर दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फोकस है। आज अगर हम पहले अपने प्राइम मेंबर्स के सवालों की बात करें तो रोहित कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं सर कोल इंडिया 409 रुपये के भाव पर 70 शेयर है मेरे पास, और टाटा कैपिटल भी हैं 335 पर लिए हुए हैं। 15 दिन का अगर व्यू है तो आप क्या राय देंगे सर इनको? एक कोल इंडिया को बने रहने दीजिए, होल्ड कीजिए, 480 एंड अबव आपको मिलेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 390 पे मेंटेन कीजिए। कभी भी 390 ब्रेक होता है ना, कुछ भी XYZ रीजन से कुछ भी होता है स्टॉक मार्केट पे, तो उस टाइम पे आपको नहीं रहना है। ये पूरा क्लियर आपके माइंड पे आप बैठा लीजिए। सेकंड, आपने बताया टाटा कैपिटल। देखिए टाटा कैपिटल न्यू एज कंपनीज है, लिस्टिंग हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट, उसके बाद फ्लैग पैटर्न यहाँ पे होने का कोशिश हो रहा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने रिकमेंड भी किया है 335 से 340 से, और स्टॉक भागा भी है 360 365 के ऊपर एक बार गया था। फिर से थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली रिजल्ट भी आया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 320 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एज ए इन्वेस्टर सबको मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। जब तक 320 के ऊपर है कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए। बने रहें। और फ्रेश पोजीशन के हिसाब से? फ्रेश पोजीशन के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको 335 से 330 इस रेंज पे बिल्ड करना चाहिए। और सेम स्टॉप लॉस रहेगा 320। अगेन मुझे लगता है कि 400 एंड अबव आपको प्राइस आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 320 के नीचे हम नहीं रहेंगे, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये बात होगी कोल इंडिया और टाटा कैपिटल की। इसके अलावा सर सेजिलिटी, इसको लेकर गौतम नागपाल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सेजिलिटी और खरीद सकता हूँ सर क्या? कल रिजल्ट है इसका। अच्छा, तो सर जिनके पास पहले ही है, प्राइस इन्होंने नहीं बताया, कह रहे हैं कि और ऐड किया जा सकता है ये स्टॉक? देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 45 44 के आसपास, और आपको खरीदना है अभी नहीं। 56 57 इसके ऊपर एक क्लोजिंग पहले चाहिए। रिजल्ट अगर बढ़िया आता है तो आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले मुझे लगता है कि क्योंकि चार्ट में भी रेसिस्टेंस है और टेक्निकल का साथ आपको चलना चाहिए।
अगर रिजल्ट अच्छा आता है और चार्ट में भी 56 के ऊपर क्लोजिंग होता है, दो कंडीशन मैच होना चाहिए, देन आपको बाई करना चाहिए और बने रहना चाहिए इसमें। लेकिन उससे पहले इसमें अभी भी थ्रेट है, क्योंकि काप एंड हैंडल पैटर्न एक फॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस में है, अभी पूरा ये हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं हम्म। एक बार वेट करना पसंद करूंगा। बाकी जिनके पास है आप बने रहिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ ना सर, एक बार आप प्रीकॉल को देखिए। प्रीकॉल को लेकर बिलियन एरी बॉय के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने आईडी बनाई है, बड़ी इनोवेटिव आईडी है। कह रहे हैं सर, प्रीकॉल 520 की बाय है, मेरा व्यू 5 महीने का है, मैं क्या करूं, होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक कर लूं? और साथ में एक कोट अनकोट करके इन्होंने एक सर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि अ स्मॉल प्रॉफिट इज़ बेटर देन अ बिग लॉस। तो सर, छोटा सा मुनाफा भले ही हो जाए, और जैसा हो भी रहा है, इनको 520 की इनकी खरीद है, तो कह रहे हैं घाटा नहीं होना चाहिए, मैं छोटा प्रॉफिट लेके भी निकलने को तैयार हूँ, व्यू मेरा 5 महीने का है। हाँ सर, जिन्होंने क्वेश्चन किया है ये बहुत ही पुराना दर्शक है और उनको भी नमस्ते। आई थिंक वो बिलीनियर बॉय होगा उनका नेम, अच्छा, क्योंकि बिलियनर बॉय उनको हो, हम मैं माई जानते हैं। बैड सर, हाँ। मैंने गलत पढ़ लिया, सही कह रहे हैं आप सर। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी प्रीकॉल अभी 567 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम चार्ट हम देखेंगे तो प्रीकॉल में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बीच में रहा है और थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हो रहा है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है रिसेंटली। 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, लेकिन एक बार ना 537 530 इस रेंज पे एक सपोर्ट है। और हम्म। मुझे लगता है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर थोड़ा लंबा आपका व्यू है तो बने रहने का सलाह होगा, कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगेंस्ट थोड़ा बहुत आपको 515 510 तक हो सकता है कि एक बार नीचे आ जाए। अगर मार्केट हम्म। में और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आता है, फिर से आपको यहाँ से बाउंस बैक करते हुए, बेस बनाते हुए, फॉलो अप बाइंग आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ऑल टाइम हाई फिर से आपको मिलेंगे, बट मार्केट का एनवायरनमेंट अभी अच्छा नहीं है, और मैं ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना पड़ेगा स्टॉक को। तो इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तभी बने रहिए, अदरवाइज अब देखिए आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। सर, एक बार ना संवर्धन मदरसन देखिए, दिलीप कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 450 शेयर है, 92 रुपीज़ की बाइंग है, 1.5 साल से होल्ड किया है, क्या और ऐड कर सकते हैं? एक तक किता आई थिंक इनका 1 साल का और व्यू है, या 1 साल और ये होल्ड कर सकते हैं। तो 192 पर लिया हुआ 108 रुपये पर है, 1.5 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो टारगेट क्या रह सकता है, ज़रा ये भी बताइए। देखिए, व्यू अगर आपका 1.5 2 साल का फिर से है, 1 साल का है, तो बने रहना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको करेंट जोन से 20 25% नेक्स्ट 1 साल में आपको मिलेंगे। लेकिन एवरेज अगर आप फिर से करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा एक बार वेट कीजिए। 100 के आसपास आता है, करेंट जोन से भी 8% 9 10% नीचे मिलता है, तो देन यू शुड एवरेज, आपको देन एवरेज करना चाहिए। करेंट जोन से एवरेज मत कीजिए, भी बने रहिए स्टॉक के साथ। अच्छा, गणेश बयानी जी कह रहे हैं कि सर जी, टाटा पावर के 155 शेयर हैं 400 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए? 1 साल के व्यू से लिए हैं। देखिए, टाटा पावर एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, गुड फंडामेंटल्स है, और रिसेंटली हमने देखा टाटा पावर नहीं चला, और 404 405 के आसपास जब भी आता है टाटा पावर में एक सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है। सो कहीं ना कहीं वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। अभी 344 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है 315 के आसपास है। सो आई डोंट थिंक स्टॉक आपको ज्यादा नीचे आते हुए दिखाई देंगे। उस हिसाब से देखा जाए टाटा पावर उतना नीचे नहीं आया रिसेंटली। थोड़ा बहुत अब 370 80 के आसपास ही था, थोड़ा बहुत 344 340 के रेंज पे ट्रेडिंग हो रहा है। ये आपके लिए एवरेज करने का मौका है। कभी भी अगर 335 330 के रेंज में मिलता है फिर से आप बाय कीजिए, एवरेज कीजिए, लेकिन बने रहिए टाटा पावर के साथ। ऐसा नहीं कि मार्केट खराब हो रहा है टाटा पावर खराब हो जाएगा। टाटा पावर बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। ओवरऑल पावर स्टॉक चला भी नहीं है, जब चलेंगे इनका भी दिन आएंगे, अच्छे दिन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। अभी तो सर पूरा एनर्जी एज अ पैक पावर स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको जी। गिरावट ही नज़र आएगी, और टाटा पावर भी उससे कुछ अलग नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बने रहें, और 335 के आसपास और भी एवरेज करके चल सकते हैं। अच्छा, सिरमा जी। पे सर आपकी राय दीजिए। सिरमा एसजीएस, प्राज जी का सवाल है ये। अब ना सर, नाम जुड़ा हुआ रहता है, तो इनका भी नाम मैं गलत पढ़ने के बजाय तो मैंने छोटा सा ही पढ़ के छोड़ दिया सर। वैसे इनका नाम मुझे जो लग रहा है ना, वो प्राज नबला सारंगी ऐसा कुछ नाम है सर इनका, जोड़ के लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा गलत नहीं होना चाह रहा, इसलिए मैंने छोटा ही बोल दिया। तो सिरमा के सर ये कह रहे हैं कि 575 में शेयर लिए हुए हैं, मैं क्या करूं? देखिए, 575 में आपने लिया है, 655 है। आप दो चीज देखिए, मार्केट खराब हो रहा है, मार्केट उतना बढ़िया है नहीं, आप प्रॉफिट में हो। 575 आपका बाइंग है, 656 पे अभी भी प्राइस चल रहा है। टॉप से कैलकुलेट करके देखेंगे
एक अच्छा खासा टॉप से नियर अबाउट 20% से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो अभी एक ओवर करंट शॉर्ट टाइम के हिसाब से ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो शॉर्ट हम्म। टाइम में आपको ना कुछ डेड कैट बाउंस आते हुए दिखाई देंगे। 700 के ऊपर सस्टेन करने में अगेन आपको ऑल टाइम एक हाई मिलेगा, लेकिन मार्केट का एनवायरनमेंट अभी उतना बढ़िया है नहीं। सो आप हम्म। देखिए, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर जाइए। अगर आपके पास 2-3 क्वार्टर है, मतलब 6 से 9 महीना टाइम है, देन यू शुड होल्ड, आपको बने रहना चाहिए। फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं, 605 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। हम्म। ठीक है। एक टाटा कंज्यूमर के सर अभी रिजल्ट्स आए हैं अभी अभी, ज़रा इसको देखिए आप, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसमें सर 2% के आसपास का अपमूव है अभी, 1174 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके जो रिजल्ट्स आए ना सर, 385 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया, 410 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान था। रेवेन्यू बढ़कर आए हैं 5112 करोड़ रुपए पर, 5000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेशन था। 700 करोड़ रुपए के आसपास EBITDA का एक्सपेक्टेशन था, 721 करोड़ पर आया, और मार्जिन भी 14% रहने का अनुमान था, ये बढ़कर 14.1% पर आए हैं। किसी भी ये 12.7% से बढ़कर आए हैं। किसी भी सर कंज्यूमर कंपनी के लिए, एफएमसीजी कंपनी के लिए अगर कोई रेवेन्यू बढ़कर आता है ना सर, तो इसे काफ़ी पॉजिटिवली देखा जाता है। तो भले ही मुनाफा 36% बढ़ने के बाद उतना नहीं बढ़ा है जितना बाजार का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन बाजार रेवेन्यू के नंबर से मार्जिन बढ़कर आए हैं 12.7% वाले 14.1% पर, उससे खुश है और स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। सर आगे की राह कैसी दिखती है? देखिए सर, रिजल्ट आने के बाद हमने देखा एक डीप भी इसमें हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म जितना करेक्शन होना था वैसे हो चुका है और कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा हुआ था। मुझे हम्म। लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आपको बने रहना चाहिए। अगेन स्टॉक आपको ऑल टाइम हाईस पे आते हुए दिखाई देंगे। और एक बाई का, मैं करेंट जोन से अगर आपका व्यू थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म है, बाई करके जाइए, लेकिन 2-5 दिन के लिए आपको खरीदने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक 2-5 दिन 10 दिन के लिए है भी नहीं। 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली बाय करके जाइए, कंफर्टेबल वैल्यूएशन में है। ज्यादा स्टॉक नीचे गिरा भी नहीं है, होल्ड करने का हम्म। सलाह रहेगा। शॉर्ट टाइम में जितना नीचे आना था आ चुका है। हम्म। ठीक है। ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी टाटा कंज्यूमर पे बात, जिसके रिजल्ट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आते हुए देखे हैं। सर एक बार ना ये अमरेंद्र चौहान जी का सवाल है, कह रहे हैं कि रिलायंस मेरे पास 1299 रुपये पर रखा हुआ है और सुजलॉन है 59 रुपीज़ का प्राइस, कैन आई बाय मोर? मतलब रिलायंस भी और लेना चाहते हैं जो इनके प्राइस के ऊपर है, और सुजलॉन भी जो इनके प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, रिलायंस अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो चुका है। 1385 का है प्राइस। रिलायंस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है। जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया है, इट विल टेक सम टाइम। मार्केट जब तक खुद को फिगर आउट नहीं कर लेता है, जब तक इवेंट नहीं चला जाता है, तब तक ना यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिखाएंगे। ऑब्वियसली रिलायंस अगर यहाँ से 5-10%, 20% भागता है, मार्केट निफ्टी भी भाग जाएगा, क्योंकि बहुत ही वेटेज रखता है। अब जिस तरीके से मल्टीपल इवेंट सामने हैं, उस इवेंट को नजर रखते हुए मुझे लगता है कि आप अगर बाइंग आज की डेट में कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पे है, डेफिनेटली करके जाइए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट टाइम के हिसाब से आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर आपको मिनिमम वेट करना चाहिए। लेकिन वैल्यूएशंस पे रिस्क रिवॉर्ड हिसाब के हिसाब से देखा जाए तो कंफर्ट जोन है। मुझे लगता है कि 1386 में आपको बाई करना चाहिए। आप फ्रेश बाई करके जाइए। 1260 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक पे आते हुए दिखाई देंगे। सुजलॉन अगर आप बाय करते हो 42 पे, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैं बोलूंगा एक बार ना वेट करके जाइए, क्योंकि इसमें मूव नहीं आ रहा है। तो 51-52 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर क्लोजिंग नहीं होता है, उस केस में थोड़ा बहुत आपको ये कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ दिखेंगे कुछ महीना। तो बेटर होगा, यू शुड अवॉइड करेंट जोन्स। बट ऐसा नहीं कि खराब है। 51-52 के क्रॉस होने के बाद आपको यहाँ पे बाई करने का सलाह रहेगा। उसमें जो प्राइस एक्शन होगा ना, वो कंफर्मेशन के साथ होगा। हम्म। ठीक है, तो 1385 पर आप कह रहे हैं कि रिलायंस नया भी खरीदा जा सकता है। सर फिर उनके लिए तो होल्ड ही है, जिन्होंने 1299 पर ले रखा है वो पूछ रहे हैं कि मैं और ले सकता हूँ क्या? जी जी, फाइन। अभी हम ले भी सकते हैं, अभी हम ऐड भी करके जा सकते हैं। रिलायंस मतलब इसको हम सेल कैसे करेंगे और मना कैसे करेंगे? और ऐसा नहीं है रिलायंस अभी 1550 के आसपास का है, 1600 के आसपास पे, ऐसा नहीं। वैल्यूएशन कंफर्ट है। अगर बाई चांस बजट में कुछ जो एफआईआई है उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, और जो टैक्स है एसटीटी या तो एसटीसीजी कुछ हटा देते, तो मार्केट में तुरंत बाइंग दिखेंगे। और उससे पहले सबसे ज्यादा फास्ट रिलायंस से आपको भागता हुआ नजर आएंगे। उस टाइम पे आपको मौका नहीं मिलेगा। तो गिर चुका है, आप बाई कीजिए। अगर यहाँ से मार्केट खराब भी होता है, रिलायंस घूम फिर के आपको ऊपर मिलेंगे। तो खोने का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और सुजलॉन भी और ऐड किया जा सकता है जिनके पास है सर? सर एवो 52 ऐड कीजिए। अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपने आपके पास है। नीचे गिर रहा है मतलब आपको लेना है ऐसा नहीं है। और हमने कॉल भी दिया था, 42 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, क्योंकि मार्केट का
एनवायरमेंट उतना बढ़िया हो नहीं रहा है, तो अगर स्टॉप लॉस कभी भी ट्रिगर होता है विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, आपको एग्जिट भी करना आना चाहिए मार्केट से। तो क्योंकि अभी मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो फिर से ये जानबूझ के जहां पे मोमेंटम नहीं आ रहा है फिर से क्यों खरीदेंगे। तो एटलीस्ट 51 52 क्रॉस होने के बाद ना आपको सीधा सीधा 68 70 तक मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो बेस है ये बेस कंफर्मेशन होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बेस नॉट कंफर्म एंड एनवायरमेंट इज नॉट गुड, सेंटिमेंट इज नॉट गुड, दैट इज वाई माई सजेशन इज वेट एंड वॉच। ठीक है, ओके, 52 के ऊपर खरीदिए अगर आपको सुजलॉन एनर्जी में और पोजीशन लेनी है तो। अच्छा, सोमा बिसोई जी कह रही हैं कि सर प्लीज़ एल्केम लैब बताइए, एंट्री प्राइस 5279, 5279 रुपये का प्राइस है इनका सर, एंट्री प्राइस है, और शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए इनको। देखिए अल्केम लैब अभी 5747 के आसपास का प्राइस है। इनफैक्ट चार्ट में देखा जाए तो सर एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है अभी भी। मुझे लगता है कि प्रोमिनेंट स्टॉक है, होल्ड रखना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह और इमीडिएटली भागेंगे ऐसा व्यू नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। अगर आप साल भर टाइम देते हो तो एक बार आपको 6400 6500 टारगेट आते हुए दिखाई देंगे करेंट जोन से। अच्छा, ठीक है, ओके। स्नेहा जी कह रही हैं कि प्रदीप सर के कहने से 1570 में 1570 में तत्व चिंतन लिया था, 20 ईयर्स बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, उसमें बने रहें या फिर लॉस, आई थिंक 20% का लॉस हो रहा होगा, इसमें क्या लॉस काट के निकल जाएं। सर आपने स्टॉप लॉस भी दिया होगा, आई एग्री, लेकिन इन्होंने शायद लगाया नहीं है, तो 1570 में लिया है, अब ये 1130 के आसपास आ गया, तो लॉस तो हो रहा है 20% के आसपास का। अब इनको करना क्या चाहिए, इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। देखिए स्टॉप लॉस आपको यूज करना चाहिए था, क्योंकि स्टॉप लॉस आपने यूज नहीं किया, इसके वजह से आपको जो ज्यादा घाटा हो रहा है। और मैं बोलूंगा अभी जो आपने अभी भी होल्ड करके रखा है 983, उससे पहले कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो स्टॉप लॉस लॉस लगा के अभी मेंटेन बने रहे। कीजिए, अभी बने रहिए आप। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इसके अलावा ना सर, एक मोतीलाल ओसवाल में जगमोहन होरा जी का सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा 820 रुपये का खरीदा हुआ है। 820 का आपका बाइंग है, स्टॉक का चार्ट थोड़ा खराब है, वीकनेस है, 520 50 मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक। एक बार मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 650 एंड 670 तक नीचे आने का हाई पोटेंशियल इसमें है। सो एक बार देखिए, क्योंकि चार्ट खराब हो गया है और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 650 ऑन द वे है, उस हिसाब से आप व्यू लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन 650 उससे पहले कुछ सपोर्ट है नहीं। अच्छा सर, अगर ब्रोकरेज सेगमेंट में ही किसी को रहना है, कोई खरीदारी करनी है, तो कोई स्टॉक जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, चाहे वो एंजल वन हो, डैम कैपिटल हो, या फिर कोई और शेयर हो। देखिए अगर इसी सेम सेगमेंट पे आपको रहना है, मैं तो समझता हूँ कि आपको ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 5 to 7% वेटेज ही होना चाहिए, ज्यादा वेटेज नहीं रखना चाहिए। तो ग्रो का चार्ट मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ग्रो में आप इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। ग्रो अभी भी मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है और इसमें आप व्यू बना के जाइए। और सेकंड थिंग, अभी 164 के आसपास का प्राइस चल रहा है और रिसेंटली देखा जाए ओवरऑल ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज है जहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। एंड तो ग्रो में रहिए, ब्रोकरेज फर्म के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो ग्रो में रहिए। नुबामा वेल्थ भी मुझे अच्छा लगता है, एंड थोड़ा बहुत अब एक्सचेंज रिलेटेड देख रहे हैं तो एमसीएक्स भी बढ़िया लगता है, बीएससी भी अच्छा लगता है। MCX, BSC, ग्रो और नुआमा, ये चार स्टॉक्स हो गए कैपिटल मार्केट स्पेस से, ब्रोकरेज नहीं, जी। इस सेगमेंट से। ये चार स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप नज़र रख के चल सकते हैं। पूनम राजहंस जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर, M&M फाइनेंस में क्या अभी फ्रेश एंट्री कर सकती हूँ, प्लीज़ सजेस्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एम फाइनेंस। M&M फाइनेंशियल। ओके, 360 के आसपास का प्राइस है जी, अभी हम बाय करके जा सकते हैं, अच्छा खासा वैल्यूएशंस पे है। अभी 360 के आसपास का प्राइस है, बाइंग करेंगे तो इस केस में आपको ना स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 319 पे, 319 पे, 319 पे स्टॉप लॉस होगा। अगेन आपको टारगेट रहेगा 395 एंड 440 450 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से एक हेल्दी करेक्शंस में आया है, रिविजिट हो रहा है जो ब्रेकआउट जोन है। तो ब्रेकआउट जोन में रिविजिट होता है कोई भी स्टॉक्स, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए, तो फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा।
हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।